के क्या खाया जा रहा है? आपको पता है हम लोग जब लखनऊ में होते थे तो फ्रीजर में हमेशा टुंडे कबाब रहते थे। हम लोग रात में उठते थे, चुपचाप निकालते थे और उनको डीफ्रॉस्ट करके उनके सैंडविचेस बनाते थे। टुंडे खाए मिस करती हैं लखनऊ को आप बहुत ज्यादा। हो गया टुंडे खाए हुए। भाई हम जब आपके बराबर थे तो उस जमाने में फ्रिज तो आ गए थे, लेकिन उसके अलावा नियामत खाने होते थे, उसको नेमत खाना कहते हैं। जाली की अलमारियां, महीन महीन जाली होती थी, उसमें सामान रख दिया जाता था। वो नेचुरल हवा से फ्रेश रहता था, जाड़ा गर्मी बरसात। बेचारी बिल्लियों को बड़ी दिक्कत होती है उसमें। वो देखती थी कि उम्दा उम्दा खाने रखे हैं, दूध रखा है पूरा एक पतीली में भरा हुआ, लेकिन वो उसको पी नहीं सकती थी, उस पर जा नहीं सकती थी अंदर। टॉर्चर होता था उनके लिए। अच्छा, आपको मालूम है टुंडे के कबाब को टुंडे वाला कबाब क्यों कहते हैं इसको? इसकी वजह यह है कि जिन साहब ने इसकी शुरुआत की थी, ये लोग दो इसमें वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का कहना है ये बंगाल से आए थे लखनऊ, कुछ का कहना है बंगाल से आए होंगे, काकोरी में ये लोग रहने लगे थे। ये वहां से, हाँ, इसी से तो काकोरी भी इन लोगों की शुरुआत है। हाँ, हुआ ये था कि जो जिन साहब ने इस दुकान की शुरुआत की उनका एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ, तो वो टुंडा कहलाता है। उसमें आजकल तो बहुत खराब बात है, जो बॉडी शेमिंग की बात हो जाएगी। उनका पूरा नाम इसी बेसिस पे? हाँ, उनका नाम कुछ और है। उनकी दुकान में उनकी तस्वीर लगी, 150 पौने 200 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। अब देखिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कवाबी, कबाबी नहीं कहा, लिखते कबाबी हैं लेकिन लखनऊ में कहते कबाब है। काकोरी के कबाबों की शुरुआत कैसे हुई? गलावट के कबाब, जिसको दिल्ली जाते जाते गलावटी कहते। गलावटी कोई चीज़ नहीं है भाई, गलावट के कबाब होते हैं जिसमें गलावट लगाई जाती है हरे कच्चे पपीते की। उससे गोश्त अपने आप इतना गल जाता है कि बस आपने उसको माही तवे पे थोड़ा सा अल्टा पलटा उल्टा सीधा किया तो बस वो क्रिस्प हो जाते हैं, उसको आप खा सकते हो, ऑलरेडी गले हुए होते हैं। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर जो थे ज़रा सा कुछ बहुत ही तनोतोष वाले थे, काफ़ी तंदुरुस्त थे, चलते फिरते भी कम थे। हाँ, चलते फिरते कम थे और उनके दांत भी शायद टूट गए थे और शौक था बहुत खाने का। तो उन्होंने अपने बावर्चियों से कहा कि ऐसे कबाब पकाओ कि जो हमें चबाना ना पड़े, हम बस उसको मतलब मुँह में मेल्ट हो जाए। तो ये जो थे काकोरी वाले, इन्होंने काकोरी के कबाब शुरू किए। उसके बाद ये जब लखनऊ आया तो माही तवे पर ये कबाब जो थे वो पकना शुरू हो गए। अब क्या होता है कि चौक में अगर आप देखेंगी तो जो कबाब होते हैं उनका साइज बिल्कुल अशरफी नुमा होता है। अच्छे तो अमीनाबाद नहीं 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 नहीं, अमीनाबाद के तो गैस पे पकते हैं। ये कबाब जो होते हैं ये इमली के कोयले पर जो हल्के हल्के सिकते हैं, उसको कलेजे तक बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, तब आप उसको खाइए, उसकी बात और है। पर मजा तो अमीनाबाद नहीं, अमीनाबाद में वो मज़ा है ही नहीं। कबाब मोटे होते हैं अमीनाबाद के, ये अशरफी वाले जो फेंक के उस पर लगाता है और एक एक जो खुरचनी होती है जो जिससे निकालते हैं उस पर दो दो तीन तीन आ जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं, बड़े खूबसूरत कबाब होते हैं वो। तो ये है गलावट के कबाब, यानी इसमें गलावट लगी हुई होती है, गलौटी कोई चीज़ नहीं होती है। दिल्ली में हमने जब मेन्यू देखा हमने कहा ये कौन से कबाब है, हम समझे कोई ईरान से आए होंगे। उन्होंने कहा साहब ये गले पे कबाब आए है, हमने सर पीट लिया, हमने गलौटी नहीं भैया, ये गलावट के कबाब। मेन्यू में गलौटी, हाँ हाँ हाँ, अब वो उसको कहते हैं गलौटी। अरे जैसे हम लोग के साथ जो पुलाव के साथ बुरानी खाते हैं, दिल्ली में आप जाइए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, बहुत से, नए लखनऊ में भी यही है। एक तो गाढ़े दही की बना वो लोग बुरानी बनाते हैं और उसको कहते हैं रायता। अरे रायता अलग है, बुरानी अलग है। बुरानी तो बिल्कुल वाटरी होती है, उसका मसाला अलग होता है, उसमें लहसुन मिर्च, हाँ, लहसुन नहीं लहसुन कहते हैं हम लोग। अभी इस पे रील गई थी। टुंडे की इतनी बात हो रही है, बट शीरमाल खाए हुए एक्चुअली में ऐसा हो गया। हाँ, शीरमाल जब कोई लखनऊ से आता है सबसे पहले तोहफा यही लाता है वो। लोग पूछते हैं भाई क्या लाए हो, और अक्सर तो ऐसा होता है, इस कदर लोग बेताब होते हैं शीरमाल खाने के लिए कि वो लेके आए, आप उसके घर पहुंच जाते हैं कि भैया दे दो हमारी शीरमाल जो तुमने फ्रीजर में रखी। लेकिन शीरमाल बाकर खानी नहीं, बड़ा खराब ट्रेंड है कि लोग शीरमाल के नाम पे बाकर खानी देने लगे। नहीं, बाकर खानी और शीरमाल में बहुत बुनियादी फ़र्क है। लखनऊ की असली शीरमाल है ये। बाकर खानी जो है वो मिर्ज़ा अली बाकर ऐसे कुछ नाम था, वो सिराजुद्दौला के कोई सिपह सालार थे उनकी, हाँ बंगाल में थे। उन्होंने शुरू किया था इसको इस तरह से कि उनकी एक बिलवर्ड थी जिनका नाम था खानी बेगम, उनसे वो बहुत मुश्किल से उनका मिलाप हो सका, तो उनकी याद में उन्होंने अपने जो उनके नान भाई थे उनसे कहा कि आप एक रोटी इस तरह की तैयार कीजिए तंदूर में कि जो बाकर खानी कहलाए, यानी बाकर भी और खानी दोनों का नाम इस पर अमर हो जाए, और वही हुआ।
वो जो है वो बन की तरह की चीज़ होती है, जो पूरे हिंदुस्तान में इसको शीरमाल लोग कहने लगे हैं। बंगाल में आज उसको सूखा कहते हैं, शुखा। सवेरे नाश्ते में चाय के साथ उसको खाते हैं, सख्त होती है। दिल्ली वाली शीरमाल भी मोटी और सख्त होती है। उसका कोई नहीं होता। दिल्ली वाले जिसको शीरमाल कहते हैं, हम लोग उसे काफ्तान कहते हैं, और हमारी शीरमाल को लोग पीली रोटी कहते हैं। लखनऊ की शीरमाल की शुरुआत की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि जो बादशाह गाजिउद्दीन हैदर थे, जब उन्होंने ये इमामबाड़ा बनवाया शाह नजफ का, जिसको शाह नजफ का इमामबाड़ा लोग कहते हैं, तो उसका उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था। तो बादशाह ने कहा नज़र, एक न्याज को लखनऊ में नज़र कहते हैं, नज़र होगी मौला अली की, और उसमें पराठों की नज़र होगी, पराठों पर नज़र होगी। तो लखनऊ के जितने बावर्ची थे, शाही बावर्ची, उन सबको इत्तला हो गई कि साहब बादशाह ने पराठों पे नज़र का हुक्म दिया है। तो जितने पराठे हो सकते थे, अनानास के पराठे और मेवों के पराठे और ऐसे पराठे और वैसे पराठे, किशमिश पड़े हुए, सब लोगों ने पकाए। पराठे पकते हैं तवे पर सेक के इधर उधर से। एक साहब थे, उनका नाम था ममदू। उनके 2 कंट्रीब्यूशन है लखनऊ के खानों में, लखनवी कुजीन में। लखनऊ में नहारी को वही लाए थे। वो रहते थे फरंगी महल में। फरंगी महल में एक सराय थी जहाँ लोग अपने घोड़ों पर बैठ कर आते थे, और सामने एक भटियार खाना था। भटियार खाना माने बहुत ऑर्डिनरी ढाबा टाइप। वहाँ वो खाना वाना लोगों को देखते थे। ममदू साहब को भी ये फिक्र हुई कि, और बड़ा शौक हुआ कि हमारी भी रसाई पहुँच बादशाह तक हो जाए, हम भी कोशिश करते हैं। वो रोटियां तो पकाते ही थे। उन्होंने साहब मैदे को दूध में और उसमें इलायची मिला के, हल्की सी शक्कर मिला के, और उसकी जो एक रोटी सी पकाई और तंदूर में पकाई, और उसके बाद फिर ज़ाफ़रानी रंग लगा दिया। अब वो पहुंच गई बादशाह तक। बादशाह ने देखा शाह नजफ में पूरा दस्तरखान चुना हुआ था, उन्होंने एक नज़र उधर से यूं डाली, इधर से यूं डाली, सैकड़ों तरह के पराठे थे। उन्होंने कहा ये कैसा पराठा है जिसपे ये ज़ाफ़रानी रंग लगा हुआ है, पीला, बिल्कुल लाइट पीला। उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसको हल्के से एक निवाला लिया और बर्फी से उसको खा लिया। अरे साहब, तो मैंने ममदू साहब की तो मुराद बर आ गई, बादशाह ने उसको पसंद किया। उसके बाद से साहब उन्होंने जितनी शीरमालें पकाई, अब तो ख़त्म हो गया वो सिलसिला। उसमें एक ऐसे गोला बना रहता था, ऊपर की तरफ कटा हुआ, एक लूप सा होता था। वो इस बात की याद थी, अब नहीं होता, वो इस बात की याद थी कि बादशाह ने निवाला तोड़ के खाया था और बर्फी से खाया था। वो दिन और आज का दिन न्याज में जो है वो बर्फी के साथ शीरमाल खाई होती है। जबकि यूं शादियों में तो शीरमाल को कबाब के साथ खाते हैं। ममदू साहब तो नहारी शीरमाल तो बड़ा, अरे उनके तो बड़े चर्चे हैं साहब। ममदू साहब के वो कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को नहीं मालूम। उनका खानदान कहाँ है, और ना वो सराय रही, ना उनका वो भटियार खाना रहा, लेकिन ममदू साहब का नाम इन दोनों चीज़ों के साथ लखनऊ में अमर हो गया। शीरमाल वाकई खाने सबकी बात हो गई, लखनऊ की तो हर ही चीज़ बेहतर है। जैसे ये बिरयानी का जितना भी डिबेट आप कर लीजिए, लेकिन लखनऊ की बिरयानी होती है सबसे बेहतर। कोई बोल ले हैदराबाद की, बम्बई की, जो बोलना, लेकिन अच्छी तो लगती है। देखिए, बिरयानी लखनऊ में होती ही नहीं थी ना आज होती है। ये बिरयानी तो हम लोगों ने जब कहना शुरू किया, जब से ये मुर्ग की बिरयानी यानी मुर्ग का पुलाव पकने लगा, चिकन बिरयानी, अब तो मुरादाबादी बिरयानी मिलती, हैदराबाद में होती थी, दिल्ली में होती थी। तो पूरा डिबेट ही हाँ, बिरयानी ईरान की चीज़ है, बिरयान से ही आई है यहाँ, लेकिन उसके तरीक़े अलग होंगे, उसका मज़ा अलग है। हम लोगों का जो है वो पुलाव है। हाँ। अब इस पर बड़ी बहस होती है दिल्ली वालों में और हम लोगों में कि साहब पुलाव को पकाने का तरीक़ा अलग है। पुलाव में वो कहते हैं गोश्त और चावल को मिला के पकाते हैं। मुमकिन है, होता होगा, अब भी लोग पकाते हैं, जैसे यखनी पुलाव होता है, दम का पुलाव होता है, लेकिन तरीक़ा पकाने में कोई फ़र्क नहीं है। तहें लगाई जाती हैं गोश्त की और चावल की, और ऊपर से रंग। लखनऊ में ये है कि रंगत कम होती है। क्या करते हैं, जब पूरा पतीला तैयार हो जाता है, या देग या पतीला, तो उसमें जो चमचा होता है उसका, कफगीर जिसको कहते हैं, उससे होल कर देते हैं चार उसमें, और घी उसके अंदर उसको पिरो देते हैं, नहीं नीचे तक घी पहुंच जाता है, और उसके बाद ऊपर से इसी तरह से हल्के हल्के चावलों पर रंग डाल देते हैं। अच्छा, तो हर ही चीज़ ज़्यादा बैलेंस होती है। लखनऊ के खानों की खास पहचान है बैलेंस। अच्छा, पुलाव और ये बिरयानी की डिबेट बेमानी है, क्योंकि दोनों एक ही तरह से पकने लगे हैं। और लेकिन दिल्ली वालों में आपको कभी कभी ख़ासतौर से आगरे में, और ये जो है आपका मुरादाबादी, उसमें पूरी पूरी मिर्चें आपको मिलेंगी, हरी मिर्चें, और अदरक भी पड़ी हुई है पूरी कटी हुई, पूरे मसाले का वो लोग खड़े मसाले का पकाते हैं। लखनऊ में ये नहीं होता है।
नफासत होती बहुत, उसमें खुशबू बहुत अच्छी हो, जैसे पतीला खुलेगा तो खुशबू ऐसी होगी कि मालूम हुआ कि बस जी चाहेगा कि टूट पड़े इसके ऊपर। और बाहर के जो पुलाव जैसे हैदराबादी, उसमें अंडा भी रख देते हैं, आलू भी मिलाते हैं। लखनऊ में बिरयानी तो सब कहते हैं, तो हम भी कह रहे हैं, पुलाव में कभी ये नहीं पड़ता था और ना पड़ता है, आलू वालू नहीं पड़ता, सिर्फ गोश्त होगा। और ये चिकन बिरयानी तो लखनऊ में बहुत बाद में आई है, मेरे ख्याल से 30 बरस पहले। अब तो ये आम बात हो गई कि मुर्ग पुलाव जो, अच्छा उस ज़माने में मुर्ग जो था वो बहुत महंगा होता था, मटन से महंगा था मुर्ग, तो मुर्ग भी जो बहुत सस्ता हो गया। उस ज़माने देसी मुर्गे होते थे ना, ये ब्रॉयलर तो नहीं था, देसी मुर्ग होते थे तो वो महंगे होते थे। तब यह मुर्ग पुलाव होता था, जिसको बोर्ची कहते थे मुर्ग पुलाव। जब ये शुरुआत हुई है, कहाँ से आया, उसके बाद अब तो आम हो गया, सब बिरयानी कहने लगे। अच्छा, और अच्छे पुलाव की आपको पहचान बताएं, उसमें घी इतना होना चाहिए, इतना घी होना चाहिए कि चावल जो है वो आपके हाथ में रुके नहीं। हाँ, जैसे ही आपने उठाया, आपने यूं हाथ किया तो सारे चावल जो है बह जाएंगे नीचे। ये खास पहचान है लखनऊ की। घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही। ये आपका घर नहीं है? क्यों भाई? अच्छा, हाँ, घर की याद तो आएगी, लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है मालूम है आपको? कि सब कुछ चाहिए, करियर भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, नए शहरों में रहना है, मेट्रोपोलिस में रहना है, लेकिन उसके लिए अपने घर छूट जाते हैं। शीरमाल कबाब और पुलाव और मम्मा के हाथ का पका हुआ खाना तो नहीं मिलता है। क्या है सदफ, ज़िंदगी जो है वो पैकेज में मिलती है आपको। ज़िंदगी इज़ अ बिग पैकेज, कुछ चीज़ें लेती है तो कुछ देती है। अब जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े मशहूर होते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं, बहुत पैसे होते हैं उनके पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी बड़ी मोटरों में सवार होते हैं, उनका बहुत स्टाफ होता है, लेकिन उनका भी जी चाहता होगा कभी इतनी अच्छी भेलपुरी बना रहा है भेलपुरी वाला, या इतनी अच्छी आलू की टिक्की तली जा रही है, या पानी के बतासे हैं जिसको पानी पूरी कहते हैं मुंबई में, वो लोग बेचारे रुक के वहाँ नहीं खा सकते। तो ये पैकेज में है, उनको वो सब दिया है तो ये चीज़ ले ली है उनसे। अब आप सोचें लॉटरी निकल आए मेरी 2000 करोड़ रुपए की, तो वो तो निकल आए, मगर भाइयों को फोन आना शुरू हो जाएंगे, फिर उससे कहाँ बचिएगा? इट्स अ पैकेज। तो ज़िंदगी में ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चाहिए आपको। हमें तो लगता है कि आम आदमी होने का बहुत बड़ा सुख है। आम आदमी जो है ना, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, आप तो खैर नहीं आए, आपको बहुत एम्बिशियस हैं। अब हमारे नहीं, हमारे जैसे लोग जो हैं, आम लोग हैं, जब कभी कभी ख़ास हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। किसी महफिल में गए, किसी जलसे में गए, वहाँ थोड़ी देर के लिए ख़ास हो गए, अच्छा लगा, फिर बाहर निकले, पैदल चलते चले आ रहे हैं, जो जी चाह खाया, जिससे जी चाह बातें की, कोई देखने सुनने वाला नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पैकेज वाली बात जो हमने आपसे भी कही ना, ज़िंदगी कैसे पैकेज देती है, उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर किसी वक्त। अच्छा चलो भाई, अब आज की इस बेवक्त जो है महफिल है इसको बर्खास्त करो, और सुनो, जाने से पहले सब बत्तियां बंद कर देना, और जाने से पहले सब ये सब हटा देना यहाँ से, वरना तुम्हारी खाला अम्मी सुबह हम दोनों की बहुत खबर लेंगी। चलो, गुड नाइट, शब बखैर।